हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है क्या बेवफा था मानव। सिंगापुर हवाई अड्डे से स्कूल की दूरी अच्छी खासी थी। एयरपोर्ट पर ही वसुधा को लेने आए ट्रेवल एजेंट ने स्कूल की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। मैडम, ऐसा स्कूल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं और शायद ये दुनिया का पहला स्कूल है जो अस्पताल से जुड़ा हुआ है। बच्चे की सेहत का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। पेरेंट्स को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप देखिएगा, कुछ ही सालों में ना आप अपने बच्चों को पहचान पाएंगे और ना ही आपका बच्चा आपको। जवाब में वसुधा ने एक फीकी सी मुस्कान फेंकी और मन ही मन कहा, देख पाएगा तो ज़रूर पहचान पाएगा। मम्मी पानी। नन्हे करण का हाथ आगे था। वसुधा ने थर्मस से पानी डाला और ग्लास आगे बढ़ा दिया, जिसे बच्चे ने एक सांस में ही खाली कर दिया। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? ये कौन सी जगह है? हम सिंगापुर पहुंचे हैं और तुम्हारे नए स्कूल में जा रहे हैं, जहां तुम्हें ढेर सारे खिलौने मिलेंगे, अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे, खूब मस्ती होगी। अच्छा, करण कुछ सोच में था। सिंगापुर, वहीं जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। हाँ, ये वही जगह है। अब तुम थोड़ी देर सुस्ता लो, फ्लाइट में भी नहीं सोए थे, तबीयत खराब हो जाएगी। स्कूल के रिसेप्शन पर एक लड़की वसुधा का इंतजार कर रही थी। मैं हूँ राम्या, मानव सर की असिस्टेंट। सर आपका ही इंतजार कर रहे हैं। फ्लाइट लेट हो गई थी, वसुधा ने कहा, लेकिन दिमाग उसका मानव नाम पर अटका हुआ था। कितना परिचित नाम है। प्रिंसिपल के कमरे में प्रवेश करते ही वसुधा की सांस अटक गई। विशाल कमरा, पीछे दीवार पर एक बड़ी तस्वीर और आगे एक बड़ी सी मेज, सोफे और उन सब के बीच एक कुर्सी पर मानव। वही चेहरा, वही ललाट, वही माथा और वो गहरी आंखें। वसुधा सकपका सी गई। वेलकम मिस्टर करण। प्रिंसिपल का ध्यान अपने छात्र पर ही था। थैंक यू सर। करण कुर्सी खींचकर उस पर बैठ चुका था। तो आप दिल्ली से आए हैं? प्रिंसिपल ने मुस्कुराकर पूछा तो झट से करण ने जवाब दिया, यस सर, हम दिल्ली में रहते हैं। वैसे हम बीकानेर के राजघराने से हैं। आप कभी गए हैं वहाँ? जवाब में मानव ने मुस्कुराहट फेंकी। फोन की घंटी बज रही थी। मानव ने फोन उठाकर बात करनी शुरू कर दी। तो क्या मानव जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहा है? क्या वो अभी भी? वसुधा मन ही मन खुद से सवाल जवाब कर रही थी कि अचानक एक शोर ने उसका ध्यान खींचा। खेल खेल में करण ने पेपरवेट नीचे गिरा दिया, जो लुढ़कते हुए अलमारी के कोने में छिप गया था। करण उठ गया और चुपचाप पेपरवेट वापस मेज पर रख दिया। ओह गुड, प्रिंसिपल मानव ने मुस्कुराकर कहा, बिना सहारे के तुमने अपने आप पेपरवेट मेज पर रख दिया। दिस इज इम्प्रेसिव। मैं अंधा थोड़े ही हूँ। मम्मी तो बस वैसे ही मुझे देख देख कर रोती रहती हैं। आप ही समझाइए ना मम्मी को। ज़रूर बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कि अपनों के आंसुओं में कितना प्यार, कितनी भावनाएं होती हैं। इसका इल्म मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं होगा, जिसकी आंखों के जाने पर किसी की आंखों से एक बूंद अश्क भी नहीं बहा। वसुधा को काटो तो खून नहीं, तो क्या मानव नेत्रहीन है? आंखों की खूबसूरती वही जो कॉलेज के ज़माने में थी, मगर उस खूबसूरती की अब कोई कीमत नहीं थी। ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? ऐसे कई सवाल वसुधा को झकझोर रहे थे। इससे पहले कि बातों का सिलसिला कुछ आगे बढ़ता, मानव ने इजाज़त मांगी और लाइब्रेरी की ओर बढ़ गया। एडमिशन की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वसुधा अपने कमरे की बालकनी में बैठी दूर पहाड़ों की ओर टकटकी लगाई थी। बादल का एक झुरमुट आया और उसे भिगोने लगा। वसुधा ने आगे बढ़कर खिड़की को बंद करने की कोशिश की, मगर तेज हवा की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई और अतीत में खो गई। पहाड़ों से उसे खास प्यार था। शायद इसी वजह से उसने छुट्टियों में कश्मीर घूमने का कार्यक्रम भी बनाया था। उसके पति आनंद ने दफ्तर से काफ़ी सारी छुट्टियां ले ली थी। कितना खुश था नन्हा करण। श्रीनगर का हर कोना उन्होंने देखा, शिकारे में सैर की,
हाउस बोट में सारे दिन आनंद और करण धमा चौकड़ी करते। शाम को डल झील के किनारे सैर करते। ऐसी ही एक शाम थी जब वो डल झील के किनारे घूम रहे थे कि कुछ लड़के पास से गुजरते फौज के एक कारवां पर अकारण पत्थरों की बरसात करने लगे। फौजी दस्ते हथियारों से लैस होने के बावजूद चुपचाप चलते जा रहे थे कि अचानक एक दुबले पतले लड़के ने एक फौजी की वर्दी पर हाथ डाल दिया। जवान ने लड़के की कलाई पकड़ ली और वो घिसटता चला जा रहा था। जवान ने एक हाथ से उसे पकड़े रखा और वो लड़का अपनी पूरी ताकत व जोर आजमाइश के बावजूद अपनी कलाई नहीं छुड़ा पाया। कारवां के कप्तान ने आखिर उसे छुड़ाया और कहा, हम चाहें तो अभी तुम्हें मजा चखा सकते हैं, मगर हम तुम्हें एक और मौका देते हैं। मत करो ऐसा काम, वरना भूखे मर जाओगे। तुम्हारे आका अय्याशी करते जाएंगे और तुम मरते जाओगे। ये जो पर्यटक हैं पहाड़ देखने के लिए कुल्लू जा सकते हैं, शिमला, मनाली, मसूरी, आबू, दार्जिलिंग, यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड भी जा सकते हैं। मगर सोचो, ये अगर यहाँ नहीं आएंगे तो तुम्हारा क्या होगा? दाने दाने को मोहताज हो जाओगे। ये कहकर कप्तान ने लड़के को छोड़ दिया। लड़का एक और गिरा, मगर गिरते ही एहसान फरामोश दल ने पत्थर की बारिश कर दी। एक पत्थर करण को जा लगा और उसकी आंखों से खून बहने लगा। फौज के कप्तान ने करण को घायल देखा तो नारे लगाती भीड़ में घुस गया और पत्थरों की बौछारों के बीच करण, वसुधा और आनंद को बचाकर जीप में बैठाकर अस्पताल की तरफ चल पड़ा। अस्पताल पहुंचते ही फौरन करण का इलाज शुरू हो गया। बच्चे की आंखों का कॉर्निया डैमेज हो चुका है। अगर कुछ देर और हो जाती तो ऑप्टिकल नर्व भी कट सकती थी। फिलहाल बच्चा देख नहीं पाएगा। डॉक्टर ने अपनी राय जाहिर की। क्या कोई उम्मीद नहीं? आनंद ने हौले से पूछा। आस तो रखिए, मगर उम्मीद नहीं। शायद कभी कोई ऐसा डोनर मिल जाए जिसकी आंखों का ये हिस्सा सही हो, तो उसके कॉर्निया की मदद से इसकी आंखों की रोशनी आ जाए। मगर पूरी तरह से मैचिंग हो जाए तभी ऐसा मुमकिन हो पाएगा। फोन की बजती घंटी वसुधा को अतीत से वापस वर्तमान में ले आई। फोन पर दूसरी ओर आनंद था, जो करण की खैरियत पूछ रहा था। वसुधा चाह कर भी आनंद से मानव का जिक्र नहीं कर पाई। अगले दिन वसुधा ने मानव को दफ्तर की तरफ जाते देखा तो वो भी पीछे पीछे पहुंच गई। मानव अपनी कुर्सी पर बैठ ही रहा था कि एक बरसों से अनजान मगर सदियों से परिचित खुशबू ने उसे पल भर के लिए चौंका दिया। संयत होकर मानव ने धीरे से कहा, आओ वसुधा, सब कुछ हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? करण कहाँ है? सब कुछ ठीक हो गया, मगर ठीक कुछ भी नहीं है। मैं समंदर में गोते लगाती एक ऐसी नैया हूँ जिसका कोई किनारा है न साहिल। नियति एक के बाद एक मेरी परीक्षाएं लेती आ रही है और ये सिलसिला चलता ही जा रहा है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी नहीं सोचा था कि तुमसे यूं अचानक मुलाकात हो जाएगी। जो कुछ कॉलेज में हुआ उसके बाद तो मैं तुमसे नजर ही नहीं मिला सकती। कितने बड़े अपराध बोध से जी रही हूं मैं। तुम्हें एक अपराध बोध से तो मैंने बिना कहे ही मुक्त कर दिया। जब मेरी आंखें ही नहीं तो नजर मिलाने का तो प्रश्न ही नहीं। मानव ने एक फीकी मुस्कान फेंकते हुए कहा। मगर तुम्हारी आंखें? वसुधा ने रूंधे गले से पूछा। लंबी कहानी है, मगर सार यही है कि पहली बार एहसास हुआ कि जात पात के सदियों पुराने बंधन से हमारा समाज पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है। जातिवाद के जहर को देश से निकलने में अभी कुछ वक्त और लगेगा। जब तुम्हारे रिश्तेदारों ने हमें बीकानेर फोर्ट की दीवार पर देखा तो वो अपना आपा खोने लगे। तुम्हारी बेवफाई ने आग में घी का काम किया। तुमने तो बड़ी आसानी से ये कहकर दामन छुड़ा लिया कि मैंने तुम्हें मजबूर किया मिलने के लिए और तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। मगर मुझसे वो बड़ी बेरहमी से पेश आए। मैं डर गई थी। मेरे पिता और भाई जात पात को नहीं मानते, लेकिन आसपास के गांव और दूर के रिश्तेदार उन पर हावी हो गए थे। मुझसे उन्होंने कहा कि अगर मैं ये कह दूं कि तुम मुझे जबरदस्ती मिलने को मजबूर कर रहे हो तो उससे बिरादरी में उनकी इज्जत बच जाएगी और इसकी एवज में वो तुम्हें छोड़ देंगे, वरना वो तो तुम्हारी जान लेने को आमदा थे। जब ये सारी बात का मेरे पिता और भाइयों को पता चला तो वो बहुत शर्मिंदा भी हुए और उन्होंने अपने तमाम रिश्तेदारों से
रिश्ता तक तोड़ दिया, उन्हें सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम वहां से जा चुके थे। तुम्हें ढूंढने की हमारी सारी कोशिशें नाकाम साबित हुईं। तुम्हारे सामने तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मगर तुम्हारे ओझल होते ही उनकी हैवानियत परवान चढ़ गई, और वो खेल तब तक चलता रहा जब तक कि मेरी सांसें नहीं उकड़ गई। मरा जानकर छोड़ गए थे वो मुझे। डॉक्टरों ने किसी तरह से मुझे बचा लिया, मगर मेरी आंखें नहीं बचा पाए। फिर उसके बाद जिंदगी ने करवट ली। अंधा होने के बाद मैंने पढ़ाई जारी रखी, और आज ब्रेल लिपि के जरिए हासिल की गई मेरी उपलब्धियों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। वसुधा की आंखों से आंसुओं की बरसात जारी थी। शायद नियति ने मुझसे बदला लिया। तुम्हारी आंखों की रोशनी छीनने के अपराध में मुझे ये सजा दी कि मेरे करण की भी आंखें छीन ली। मुझे सिर्फ एक ही शिकायत है कि गलती मेरी थी, मगर सजा उस मासूम को क्यों मिली? अपराध मेरा था तो अंधेरों के तय खाने में मुझे डाला जाना चाहिए था। कसूर मेरा था तो सजा की हकदार भी मैं थी, करण नहीं। दिल छोटा ना करो वसुधा, और खुद को गुनहगार मत समझो। करण के साथ जो हुआ वो एक हादसा था। मुझे यकीन है वो देख पाएगा। मैंने उसकी मेडिकल हिस्ट्री पढ़ी है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। विश्वास के दामन को मत छोड़ो। देखना, एक सुबह ऐसी भी आएगी जब करण उगते हुए सूरज की लालिमा को खुद देखेगा। मानव ने पूरे यकीन के साथ कहा। और तुम कब देख पाओगे अपनी वसुधा को? वसुधा ने अपनी वसुधा शब्द पर जोर देकर कहा। वसुधा? मानव की आवाज में कंपन था। ऐसा सोचना भी मत। तुम एक ब्याहता स्त्री हो, तुम्हारा अपना एक परिवार है। आनंद जैसे अच्छे व्यक्तित्व का पति है। मैं जानता हूँ वो तुम्हें बहुत चाहता है। किसी और के बारे में सोचना भी तुम्हारे लिए एक अपराध है। मैं इनकार नहीं कर रही, मगर सच्चाई ये भी है कि मैंने सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। तुम्हें देखते ही मेरे सोए हुए जज्बात फिर जाग उठे हैं। बुझे हुए अरमानों ने फिर से अंगड़ाइयां ली हैं। वसुधा एक पल को रुकी, फिर मानो फैसला सुनाते हुए बोली। अब मेरे और तुम्हारे बीच में कोई नहीं आ सकता, तुम्हारा अंधापन भी नहीं। अगर आज मुझे मौका मिल रहा है तो मैं क्यों ना फिर से अपनी खोई हुई खुशियों से अपने दामन को भरूं। आखिर क्या गुनाह किया है मैंने? ऐसा सोचना भी हर नजरिए से गलत होगा। मानव ने कुछ कहना चाहा। क्या गलत है इसमें? क्या औरत को इतना हक नहीं कि वो अपना जीवन वहां गुजारे जहां उसका मन चाहे, उस शख्स के साथ गुजारे जिसकी तस्वीर उसने बरसों से संजो रखी थी? क्या मैं दोबारा अपनी चाहत का गला घोंट दूं? तुम दोबारा बेवफाई भी नहीं कर सकती। पहली बार किया गुनाह गलती हो सकती है, दोबारा किया गुनाह एक सोचा समझा जुर्म होता है, और मेरा प्यार इतना गिरा हुआ नहीं कि तुम्हें गुनहगार बना दे। अगले दिन फिर वसुधा मानव के आने से पहले ही उसके दफ्तर में पहुंच गई। साफ सफाई करवाई, मेज पर ताज़े फूलों का गुलदस्ता रखा और मानव का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते दोपहर हो गई। लंच टाइम में रम्या जब दफ्तर में आई तो वसुधा को वहां पाकर चकित रह गई। सर तो आज दफ्तर नहीं आएंगे, किसी कॉन्फ्रेंस में गए हैं। रम्या ने ये कहा तो वसुधा ने एक ठंडी सांस ली, मायूसी से अपना बैग उठाया और अपने कमरे की ओर चल पड़ी। शाम को रम्या ने मानव को सारी बात बताई तो मानव चिंतित हो गया। उसे वसुधा से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी। आखिर क्यों वसुधा उम्र के इस पड़ाव में ऐसी नादानी कर रही है? उसने तो वसुधा की याद को मौत आने तक अपने सीने में दफन कर लिया था। क्यों वसुधा पुराने जख्मों को हरा कर रही है? क्यों नहीं सोच रही कि उसकी गृहस्थी है, पति है, बच्चा है? अगले दिन जब उसने फिर वसुधा को पाया तो उसकी परेशानी और बढ़ गई। तुम चाहो तो वापस दिल्ली लौट सकती हो। यहाँ करण, जानती हूँ यहाँ करण की देखभाल होती रहेगी, और वक्त आने पर आंखों के बारे में भी कुछ अच्छी खबर मिल जाएगी। मगर मैं दिल्ली तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी। वहां जाकर आनंद से तलाक। वसुधा कुछ कहना चाह रही थी, मगर रम्या को आते देख ठिठक गई। वसुधा के आने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। रम्या के हिस्से का काम भी वो बड़ी मुस्तैदी से करती। काम के बीच वो कई बार खुद के और मानव के रिश्ते के बारे में जिक्र छेड़ देती, जिसे वो किसी भी तरह टाल देता। एक शाम मानव ने रम्या को बुला भेजा।
रम्या ने अपने ओवरकोट की जेब से चाबी निकाली और मानव के फ्लैट का दरवाज़ा खोला। सामने कोने में मानव सोफे पर धंसा हुआ था। सर, आपने याद किया। आओ रम्या, नए स्टूडेंट की मेडिकल हिस्ट्री अस्पताल को भेज देना और उनसे कहना डोनर्स की लिस्ट भी अपडेट कर लें। आप कुछ परेशान लग रहे हैं सर। रम्या, तुम्हें याद है मैंने एक बार तुम्हें अपनी कहानी सुनाई थी? उस कहानी में जो लड़की थी वो वसुधा है और एक बार फिर उस बेचारी के बुझे हुए अरमानों ने पंख फैलाए हैं। ओह, तो तुम सब जानती हो, मगर ये गलत है। मुझे उसे रोकना है। मैं नहीं चाहता कि उसका परिवार टूटे, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा कि कैसे उसे रोकूं। मुझे डर है कि कहीं वो अपने पति से वो सब ना कह दे जो उसे नहीं कहना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। लगता है वसुधा बहुत दूर निकल गई है, जहाँ से उसे उसका परिवार वालों की खुशियाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सर, आप जो चाहते हैं वो तभी हो पाएगा जब आप उसकी जिंदगी से दूर चले जाएं, ओझल हो जाएं उसकी जिंदगी से आप। तुम ठीक कहती हो रम्या, मुझे उसकी जिंदगी से दूर ही नहीं, बहुत दूर जाना पड़ेगा। सर, अगर आपको मेरी कहीं भी कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक कहिएगा। मैं अगर आपकी मदद कर पाई तो मुझे बेहद खुशी महसूस होगी। रम्या, मैं अंधा ज़रूर हूँ, लेकिन मैं मन की आंखों से तुम्हारे मन को देख पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी भावनाएं क्या हैं। तुम्हारे ढेरों एहसान हैं मुझ पर, फिर भी मैंने तुम्हारे एहसासों को अनदेखा किया। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम अपनी जिंदगी अंधे के सहारे गुजारो, जबकि कई जगमगाते सितारे तुम्हारी राह तक रहे होंगे। मेरा साथ तुम्हें सिर्फ दुख और तकलीफों के अलावा कुछ नहीं दे सकता। रोशनी में जलकर मरने वाले परवानों से पूछिए। मेरा दावा है कि वो रोशनी में तिल तिल कर मरने के बजाय अंधेरे में सुकून से मरना चाहेंगे। रम्या की आंखों से आंसू बह निकले। तुम रो रही हो रम्या, मत रो रम्या, आंसू बचा कर रखो। मेरा साथ देना है तो ये आने वाले वक्त में काम आएंगे, इन्हें संजो कर रखो। मानव ने वसुधा को फोन करवा के बुलाया। वसुधा मानो आने के लिए तैयार ही थी। आओ वसुधा, मैंने तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में, भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोचा। ईमानदारी से कहूँ तो मैं आज तक एक पल के लिए भी तुम्हें भुला नहीं पाया हूँ, और आज जब तुम मुझे इस हाल में अपनाने को तैयार हो तो मैं भी इस मौके को खोना नहीं चाहूँगा। करीब पाकर फिर मैं तुम्हें दूर नहीं कर पाऊंगा। वसुधा को तो विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी तो मानो मन मांगी मुराद मिल गई थी। मैं जानती थी मेरे प्यार में ताकत है, सच्चाई है। मैं कल ही वकील से नहीं वसुधा, अदालत के चक्कर, वकीलों की झंझट, उससे होने वाली रुसवाई और बदनामी की आग में मैं तुम्हें झुलसने नहीं दूंगा। मैंने तो कुछ और ही सोचा है। वो तभी होगा जब तुम्हें साथ देना गवारा हो। तुम्हें सही लगे तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से तुम आज भी आजाद हो। क्या सोचा है तुमने? मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। खून, कत्ल, खून आनंद का? वसुधा सख्ते में आ गई। हाँ वसुधा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तुम सोच कर जवाब देना। कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मेरे आदमी ये काम बखूबी कर देंगे। किसी पर शक नहीं जाएगा, न तुम पर न मुझ पर। कल भारतीय राजदूतावास में एक कार्यक्रम है जिसमें भारत से कई व्यवसायी शिरकत कर रहे हैं, और दल को लीड करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा पति है, तुम्हारे बच्चे करण का पिता, वही आनंद जिसके साथ तुमने शादी का बंधन बांधा था और जिसे तुम अब तोड़ने जा रही हो। मैं चाहता हूं कि कल ही तुम्हारा पति तुम्हारा एक्स पति हो जाए। बस तुम करीब $1 लाख का इंतजाम कर दो। वसुधा को शांत देख मानव ने आखिरी दाव फेंका। आज अगर मैं अंधा ना होता तो बढ़कर तुम्हारे करीब आ जाता। अक्षम हूँ, असहाय हूँ, वरना आनंद को खत्म करने के लिए मेरे 2 बाजू ही काफी थे। आनंद को राह से हटाकर हम एक नई जिंदगी शुरू कर देते, जहाँ सिर्फ हम होते, सिर्फ मैं और तुम। हम नई जिंदगी जरूर जिएंगे। वसुधा ने मन ही मन ये सोचकर निर्णय लेते हुए कहा, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। अगले रोज आनंद को आते देख खुशी और परेशानी के मिले जुले भाव वसुधा के चेहरे पर आ जा रहे थे। यूं अचानक मुझे इत्तला तो दी होती,
वसुधा ने पूछा तो आनंद ने बेफिक्री से जवाब दिया, मिलने का मजा तो तभी होता है जब मुलाकात अचानक हो। दरअसल यहाँ एक ऑफिस का काम निकल आया। मैंने सोचा क्यों ना एक टिकट में दो काम किए जाएं। कहाँ है हमारा चश्मे बदूर करण कुमार? आनंद ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए पूछा। हॉस्टल में। उसे छुट्टी दिलाना यहाँ बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, हम सिंगापुर घूमेंगे। ये देखो क्रूज का टिकट, यहाँ से मलेशिया, इंडोनेशिया। तब तक वीकेंड आ चुका होगा। तब हम अपने जिगर के टुकड़े के पास होंगे। वैसे करण कैसा है? उम्मीद है वो नर्वस नहीं होगा, हमेशा की तरह खुश होगा, हर हाल में मस्त। आनंद की आंखें नम थी। तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, वसुधा ने सुनी अनसुनी करते हुए कहा। कमरे में सामान रखते हुए वसुधा मानो मुद्दे की बात करने को बेताब थी। मेरे अकाउंट में $1 लाख ट्रांसफर कर दो, कुछ फीस वगैरह देनी है। जरा मैसेज पढ़ लिया करो मैडम, आपके अकाउंट में कल ही $2 लाख डाले हैं। वैसे फीस, हॉस्टल चार्जेस सब मैं ऑनलाइन दे चुका हूँ। अब $1 लाख से किसी की जान लेने का इरादा है क्या? आनंद एक पल के रुका, फिर हौले से बोला, जानती हो दौलत के बारे में मेरी सोच क्या है? लोगों की दौलत तो आती जाती रहती है, मगर मैंने जो दौलत कमाई है वो मेरे पास से कभी नहीं जाएगी। उसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट कर दिया तुमने जिस पर तुम्हें इतना एतबार है? तुम वसुधा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तुम हो, जो आज भी मेरी है, कल भी रहेगी और मरते दम तक मेरी ही रहेगी। वसुधा को तो काटो तो खून नहीं। बस अब एक ही चाहत है, हमारा करण जल्द ही अपनी आंखों से ये दुनिया देखे, अंधेरों से निकलकर उजाले में आए। आनंद ने कहना जारी रखा। वसुधा ने अपने आंचल के छोर से आनंद की आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछा और मन ही मन कहा, तुम मुझे कमजोर नहीं कर सकते मानव। तुम जानते हो मैं मौके की तलाश में हूँ। आज जब आनंद कॉन्फ्रेंस में जाएगा तो मैं पैसे निकाल लूंगी। तुम मुझे बार बार फोन मत करो। वसुधा मानव से फोन पर बात कर रही थी और जल्दी से जल्द बात पूरा करना चाह रही थी। रात को फिर वसुधा के फोन की घंटी बज गई। दूसरी ओर मानव था। आनंद मुझे भी कॉन्फ्रेंस में ले गया, सो मुझे नहीं वक्त मिला और ना ही मौका, वसुधा ने बताया। और कल तुम क्रूज पर जा रही हो? फिर तुम्हें ये भी मालूम है? वसुधा चकित थी। अंधा हूँ, इसीलिए मैंने किराए पर आंखें ली हुई हैं, ताकि मेरी आंखें ना होने का कोई फायदा ना उठा सके। मेरे आदमी तुम्हारे आसपास रहेंगे। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम मुझे पैसे दे दोगी। वैसे भी आनंद के मरने के बाद सब कुछ हमारा ही होगा। कल शाम को 3 बजे तुम क्रूज के डेक पर पहुंचोगी। वहां आनंद का पैर फिसलेगा और वो समंदर की लहरों में समा जाएगा। उधर आनंद खत्म, इधर करण का काम तमाम। हॉस्टल की खिड़की से मासूम गिर पड़ेगा और ये क्या कह रहे हो तुम? वसुधा लगभग चीखते हुए बोली। शांत वसुधा, शांत। तुम्हें तो मेरे दिमाग की दाद देनी चाहिए। आनंद के मरने के बाद करण भी तो आधी दौलत का हिस्सेदार रहेगा और फिर बार बार तुम्हें तुम्हारे अतीत की याद दिलाता रहेगा। तुम ऐसा नहीं करोगे, वसुधा ने ऊंची आवाज में कहा तो अनायासी आनंद की आंख खुल गई। किस पर गुस्सा कर रही हो? कोई नहीं, यूं ही हॉस्टल की वार्डन का फोन था। क्रूज पर ठीक 2 बजे वसुधा के कमरे की घंटी बजी। मैडम, हाई टी तैयार है, आप साहब को लेकर डेक पर आ जाएं। यहाँ तो बिन मांगे मोती मिल रहे हैं। वसुधा, चलो। नहीं, हम नहीं जाएंगे, मेरे सिर में दर्द है। तो साहब आप आ जाइए, हमने आपके लिए ही तो सारा इंतजाम किया है। नहीं, साहब भी नहीं आएंगे, कह दो जाकर हम नहीं आएंगे, किसी भी सूरत में नहीं। आनंद अचरज से वसुधा को देखने लगा। तुम्हें अचानक क्या हो गया? क्यों बेचारे को डांट रही हो? वसुधा को मानो अपनी भूल का एहसास हुआ। मेरे सर में दर्द है और तुम डेक पर ठंडी ठंडी हवा खाओगे अकेले अकेले, वसुधा ने कहा तो आनंद ने वेटर से चले जाने को कहा। ऐसा कैसे हो सकता है मानव? माना कि तुम्हारी आंखों की खराबी के बावजूद तुम आंखें दान दे सकते हो और ये करण की आंखों से मैच भी करती हैं, पर हर काम का तरीका होता है, नियम होता है, कायदा कानून भी तो कोई चीज़ होती है। यूं हम जीते जी तुम्हारी आंखें उसे नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते डॉक्टर? मैं तो वैसे भी नहीं देख सकता।
मेरी आंखें सिर्फ सजावट के लिए हैं, मेरे लिए बेजान हैं, बेकार हैं। अगर इनसे उस नन्हे बच्चे की आंखों की रोशनी मिल सकती है तो क्यों नहीं। मुझे काउंसिल से बात करनी पड़ेगी। मानव: ठीक है डॉक्टर, पर कृपया मेरी मदद करो। समझो कि बरसों पहले जो खुशी मैं किसी को देना चाह रहा था, उसे देने का समय अब आया है। काउंसिल ने जल्द ही अपना फैसला सुना दिया। नियम के मुताबिक किसी जिंदा इंसान की आंखें किसी और को नहीं दी जा सकती। सिर्फ मृत्यु के बाद ही ऐसा हो सकता है, और ये कानून विश्व के हर देश में लगभग एक जैसा ही है। मौसम की खराबी और लगातार होती बारिश की वजह से क्रूज अपनी रफ्तार और दिशा दोनों खो बैठा था। संपर्क सूत्र भी ना के बराबर थे। इसीलिए वसुधा को करण से बात ना कर पा सकने का बेहद मलाल था। किनारे पहुंचते ही उसने सबसे पहले करण को फोन साधा, मगर बात नहीं हो पाई। शायद क्लास में होगा, आनंद ने कहा तो वसुधा ने हामी भरी। स्कूल के बाहर ही उनकी टैक्सी को रोक लिया गया और आगे पैदल जाने की हिदायत दी गई। आनंद ने सामान उठाया और स्कूल की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक शख्स से रास्ता रोकने का कारण पूछा तो पता चला कि कोई हादसा हो गया था। खिड़की से गिरकर किसी की मौत हो गई थी। वसुधा चिंतित हो गई। आनंद ने पुलिस वाले से हक तहकीकात की तो उसने सिर्फ इतना बताया कि जो मरा उसकी मरने की उम्र नहीं थी। भारी कदमों से और आशंकित मन से वसुधा ने स्कूल प्रांगण में प्रवेश किया। एक अजीब सी भयावह खामोशी छाई हुई थी। ना बच्चों का शोर, न अफरा तफरी, ना ही भाग दौड़ का माहौल। बाहर ही रम्या नजर आई तो वसुधा भाग के उस तक पहुंची। उसे देख मानो रम्या के सब्र का पैमाना छलक गया। मैडम, सब खत्म हो गया। क्या हुआ? करण कहाँ है? कहाँ है वो? ठीक तो है? मैं यहाँ हूँ मम्मी। वसुधा के कानों में रस भरती आवाज आई तो उसने उसी दिशा में नजरें घुमा दी। सामने करण खड़ा मुस्कुरा रहा था। वाह मम्मी, लाल साड़ी में तो आप लाल परी लग रही है। अच्छा ठीक है, मस्का छोड़ और बता कैसा है तू? वसुधा ने उतावलेपन से पूछा, मगर अगले ही पल वो ठिठक गई। तुझे कैसे पता चला कि मैंने लाल साड़ी पहनी है? क्योंकि काले चश्मे के अंदर से करण की आंखें देख पा रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपकी और मेरी। ये रम्या की आवाज थी। वसुधा को सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कस के करण को भींच लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कैसे हुआ ये सब, और यहाँ हादसा कौन सा हुआ? सब बताती हूँ, मगर पहले करण को वापस अंदर बेड पर जाना होगा। करण की आंखों पर जोर नहीं पड़ना चाहिए। आनंद जी, आपको भी करण के साथ जाना पड़ेगा। कागजी कार्यवाही पूरी करनी है। मानव के कमरे में प्रवेश करते ही वसुधा का कलेजा मानो मुंह तक आ गया। सामने मानव की तस्वीर पर हार चढ़ा हुआ था। वसुधा तो वहीं सोफे पर धम से बैठ गई। एक टक उसने उसकी तस्वीर को निहारा और फिर कहा, मैं सब समझ गई। मैं समझ गई कि उसने कितना बड़ा बलिदान किया मेरी गृहस्थी को बचाने के लिए। शायद इसीलिए उसने खुद को एक खुदगर्ज प्रेमी के रूप में पेश किया। मगर उसकी मौत अस्पताल और मेडिकल बोर्ड के कानून के मुताबिक एक जिंदा इंसान अपनी आंखें दान नहीं कर सकता। उस रात मानव ने मुझे फोन किया, रम्या, जो हालात हैं उसमें अगर मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ तो वसुधा, उसकी ब्याहता जिंदगी, उसकी गृहस्थी बच जाएगी। साथ ही करण को आंखें मिल जाएंगी, वो देख पाएगा, और उसके साथ साथ वसुधा की जिंदगी का भी अंधेरा दूर हो जाएगा। उसकी खोई हुई तमाम खुशियां उसे मिल जाएंगी। मेरी मौत उसे उस कश्मकश से हमेशा के लिए आज़ाद कर देगी जिसने उसका सुख, चैन, मन की शांति सब कुछ छीन लिया है। मेरी मौत पूरे परिवार को एक नई जिंदगी दे पाएगी। मेरी जिंदगी तो वैसे भी बेकार है। जीना और ना जीना सब बेमानी है। उसका इससे अच्छा इस्तेमाल क्या होगा? लेकिन मानव, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम कुछ और रास्ता तलाश करेंगे। प्लीज़ अपनी जान देने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारी जान पर किसी और का भी हक है। जानता हूँ, मगर तुम्ही ने तो कहा था कि मेरे ओझल हुए बगैर वसुधा को अपना परिवार नजर नहीं आएगा। मुझ पर आखिरी एहसान करना। थोड़ी ही देर में एक जोरों की आवाज आएगी। शायद उस आवाज में मेरी चीख भी शामिल होगी। तुम बिना समय गंवाए नीचे लॉन में चली जाना। मैं लाश बनकर वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
मेरी जेब में एक पत्र मिलेगा, उसमें लिखा होगा कि मेरी आंखें करण को दी जाएं। मैं उसके आगे नहीं सुन पाई और बेतहाशा भागती हुई लिफ्ट की ओर पहुंची। मैं चीखती जा रही थी, मानव सर आत्महत्या कर रहे हैं, कोई उन्हें रोको। इसके पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक आवाज और हृदय विदारक चीख सुनाई पड़ी और फिर सब कुछ शांत हो गया। रम्या और वसुधा दोनों आंसुओं के सैलाब में फोन की घंटी बजने तक बहती रहीं। आनंद ने फोन पर कुछ कहा जिसे वसुधा मुश्किल से सुन पाई। अगले दिन दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने के लिए वसुधा, करण और आनंद हवाई अड्डे पर पहुंच चुके थे। रम्या ने लिपटकर रोती हुई वसुधा को एक लिफाफा दिया जिसमें मानव की तस्वीर थी। मानव की इच्छा थी कि यादगार के तौर पर उसकी ये तस्वीर करण को दी जाए और उससे कहा जाए कि बड़े होकर अगर हो सके तो वे एक आंखों का डॉक्टर बने और जीवन की आपाधापी में से वक्त निकाल इस अस्पताल में आकर अंधेरे से लड़ते हुए बच्चों को रोशनी की किरण दिखाए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।